हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इको वे विद अंशु। आज हम समझेंगे क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को। इस टॉपिक को हम एनसीईआरटी में मेंशन तरीके से ही समझेंगे, बस एक स्टोरी की हेल्प से, जिससे जब भी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये स्टोरी सबसे पहले आपके माइंड में आएगी और आप क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ईजिली दे पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो इमेजिन करो तुम सब एक छोटे से आइलैंड पर फंस गए हो और तुम्हारे पास लिमिटेड फूड, वाटर और रिसोर्सेज हैं। अब मुझे बताओ, हाउ विल यू डिसाइड हु गेट्स व्हाट, यानी कि अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको क्या क्या सामान कितना कितना मिलेगा। एंड आई एम गिविंग यू 2 सेकेंड्स और आप इसका आंसर सोचिए और उसके बाद देखते हैं किसका आंसर कितना मैच करता है। ठीक है, चलो अब आंसर देखते हैं। तो आप में से बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि मैम इजी है, सबको इक्वल इक्वल दे देते हैं ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, जो ज़्यादा काम करेगा हम उसको ज़्यादा देंगे, यानी कि हम जो सबसे ज़्यादा काम करेगा हमारे लिए, क्योंकि हम आइलैंड में फंस गए हैं, तो अब जो भी ज़्यादा जितना ज़्यादा काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी के आंसर्स अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, आपने जो भी आंसर सोचे हैं और इससे अलग भी कोई अगर आंसर सोचा है तो उसको कमेंट में मेंशन ज़रूर करना। तो अगर अब आप बोलेंगे कि अगर मैम ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानो कि हमने एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर एक ये सीखी है कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन होगा, नहीं, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और उसी तरह से इकोनॉमी में भी एग्जैक्टली यही होता है। इन एवरी इकोनॉमी वी फेस सेंट्रल प्रॉब्लम्स लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और ये सब मैंने आपको जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इससे प्रीवियस वीडियो में समझा रखी हैं, तो अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना। और यहाँ पर मैंने उसको एक रिवीजन के लिए मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं एक इकोनॉमी के, तो इनको सॉल्व करने के लिए एक नहीं कई तरीके होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स लीड टू डिफरेंट रिजल्ट्स। जैसे कि रिसोर्सेज का यूज़ अलग होगा, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, फाइनल आउटकम भी अलग होगा। और अब आपका एक मेन क्वेश्चन आएगा कि कौन सा तरीका पूरी इकोनॉमी के लिए बेस्ट है। कि मैम अब कोई तो तरीका होगा, हमने इतने सारे सॉल्यूशंस दे दिए किसी प्रॉब्लम के, तो अब कुछ तो होगा कि जो काम कर जाए या जिसको हम फॉलो करें, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अब ऐसे ही इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है, इवैल्यूएट कि रिजल्ट डिज़ायरेबल है या नहीं। और इसी बेसिस पर इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आप एक काम करते हैं, आइलैंड के एग्जांपल पे एक बार दोबारा आते हैं जिससे और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर हम वर्कर्स को ज़्यादा फूड देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, दिस इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कि हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि क्या होगा, ठीक है, क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, सही होगा या नहीं होगा, ये नहीं देख रहे हमने बस इतना बोल दिया कि यार देखो, वर्कर्स को ज़्यादा फूड देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, वो खाएंगे फिर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है, तो कोई जजमेंट नहीं है हमारी कि क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, कि नहीं भाई हमारे पास अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फूड की, हम उनको देंगे। हम ये सब नहीं सोच रहे, हम बस ये सोच रहे हैं कि प्रोडक्शन होगा, किसका क्या कॉज है, क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ अबाउट व्हाट इज़। अब यहीं पर मैं अगर आपको बोलूँ सबको इक्वल फूड मिलना चाहिए क्योंकि ये फेयर है, ठीक है, तो दिस बिकम्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ हम डिसाइड कर रहे हैं क्या सही है, क्या डिज़ायरेबल है और क्या होना चाहिए। इट इज़ अबाउट व्हाट शुड बी, बेसिकली जहाँ पर एथिक्स आ गए हैं। अब यहीं पर आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच डिफरेंस इतना क्लियर कट नहीं होता क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं। तो समझो, अगर तुम्हें डिसाइड करना है क्या बेस्ट है तो पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि सिस्टम काम कैसे करता है ना। पहले तो समझोगे ना कि सिस्टम कैसे काम करता है, किसी चीज़ की स्टार्टिंग कैसे हुई है, फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके अकॉर्डिंग निकाला जाए। और अगर तुम सिस्टम समझ रहे हो तो तुम ऑटोमेटिकली सोचोगे कि कौन सा रिजल्ट बेटर है। तो फाइनल टेक अवे याद रखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। ठीक है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए। लेकिन दोनों को अलग अलग समझना पॉसिबल नहीं है। अब इसी के साथ हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको टेबल के थ्रू समझते हैं, तो आपको और अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी और अपने एग्ज़ाम में आप उसको उस तरीके से मेंशन भी कर पाओगे।
तो जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे कि एक तरफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और दूसरी तरफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जहाँ पर हमने इनको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, नेचर, फोकस, जजमेंट, वेरिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। तो जैसा कि हमने मीनिंग पहले से ही समझा हुआ है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हेयर वी स्टडी अबाउट व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द इकोनॉमी, यानी कि अभी के समय में इकोनॉमी में क्या हो रहा है, किस कॉज का क्या इफेक्ट है, दैट इज़ वी स्टडी इन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नाउ लेट्स कम टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए एक इकोनॉमी में और क्या सही है, यानी कि किस तरह से होना चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए या हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ये सब की बातें हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब आते हैं हम सेकेंड बेसिस पे, विच इज़ नेचर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का नेचर ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि फैक्ट बेस्ड, यानी कि जिसका रिजल्ट आपके पास है, बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसका रिजल्ट आपके पास है, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में लिखा गया है, जिसके बारे में बात बोली जाती है, तो वो कहलाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और उसके बाद हम आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे, जिसका नेचर है सब्जेक्टिव, यानी कि ओपिनियन बेस्ड, जहाँ पर हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपना व्यू दे रहे हैं। बेसिकली वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, बट इसका कोई फैक्ट नहीं है, इसका कोई एक परफेक्ट सोल्यूशन कहीं नहीं लिखा हुआ है या बताया गया या कहीं फॉलो किया जा रहा है, तो वो होता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन इज़ फोकस। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, इट एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसका कॉज एंड इफेक्ट होता है कि यानी कि किसी चीज़ का कोई कारण होगा और उस कारण पे आप कुछ काम करेंगे और उसका एक इफेक्ट निकल कर आ रहा होगा, तो वो होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, और इसी में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम फोकस करते हैं जजमेंट पर, वैल्यूज़ पे। बेसिकली मैं इतने टाइम से आपको यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, वेदर इट कम्स अबाउट एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ की बात हो जाती है, जजमेंट की बात आती है कि किस तरीके से करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाती है। अब आते हैं जजमेंट पे। तो बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई जजमेंट नहीं होती, यहाँ पर हम राइट या रॉन्ग नहीं बता रहे होते, वहीं पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम राइट या रॉन्ग को बता रहे होते हैं। इट इंक्लूड्स जजमेंट। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी टेस्टेड और प्रूवन विद डेटा। आप उसको डेटा की हेल्प से टेस्ट भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। वहीं पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आप साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके ओपिनियन है, ये आपके व्यूज़ हैं, ये आपकी जजमेंट है, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट आप बस बता रही हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो ये हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और एग्ज़ाम में अगर आपको आता है, पूछते हैं कोई भी स्टेटमेंट देकर कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, तो उसको पहचानने का एक आसान तरीका ये हो सकता है कि आप ये देखें कि अगर उसमें वॉज किया गया है तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगी, और वहीं पर अगर शुड, ऑट, टू का यूज़ किया गया है तो वो नॉन इकोनॉमिक, वो स्टेटमेंट्स पॉजिटिव या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाएंगी। अब यहीं पर हम एग्जाम्पल्स भी समझ लेते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, जो कि बेसिकली आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। जब आप एग्ज़ाम में हर एक आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल्स को मेंशन करते हैं तो वो एक अलग ही इम्प्रेशन एक टीचर के ऊपर अपना रखता है। चलिए, तो नंबर 1 एग्जाम्पल इज़ इफ़ प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज। यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट को समझिए। प्राइस इंक्रीज़ होना एक कॉज है और इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। दैट इज़ वाई इट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इन एवरी स्टेटमेंट, जब भी आपकी कोई भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट आती है, आप उसमें ज़रूर देखो, कोशिश करो, ऑब्जर्व करो कि क्या कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज़ अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज़ 7%, यानी कि ये एक स्टेटमेंट दे दी गई है आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो इंडिया में 7% है, तो इट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब यहीं पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। प्राइसेस शुड बी कंट्रोल टू हेल्प पुअर, यानी कि प्राइसेस को हमें कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम गरीब लोगों की हेल्प कर पाएँ, राइट। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी चाहिए। अब कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करेंगे, क्या पॉलिसीज़ होंगी, ये सब इसी चीज़ में आ गए, ठीक है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, सही गलत की बात भी हो जाती है और ओपिनियन की बात हो जाती है, आपके व्यू की बात हो जाती है। और अब जो बाकी की 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको नहीं समझाए हैं लेकिन लिखे हुए हैं, उनको पढ़ना आपका काम है, उनको समझना आपका काम है, क्योंकि वो आपसे पूरी तरीके से रिलेट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर एग्जाम्पल दिया गया है। इसी के साथ आज हमने हमारा टॉपिक कवर किया पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे कॉमेंट करके ज़रूर पूछेगा। और ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।